2018 के पंचायती इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया था। बाद में पार्टी की आला क़यादत ने अपने इस फैसले पर अफसोस भी जाहिर किया। सरकार में आने से पार्टी के हौसले बढ़े हुए हैं और पंचायती इंतखाब में वो इस कामयाबी को दोहराना चाहती है। इसके पेश नज़र कश्मीर के अलावा पार्टी जम्मू रीजन पर खास फोकस कर रही है। मीटिंग्स, राब्ता मुहिम और मेंबरशिप ड्राइव के जरिए पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूत करने की कोशिश हो रही है। बता दें कि असेंबली इंतखाब में नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू खित्ते में कोई खास कामयाबी नहीं मिली थी। पंचायत चुनाव में पार्टी इसकी भरपाई करना चाहती है। सीनियर लीडरान को उम्मीद है कि असेंबली की तरह पंचायती इंतखाब में भी पार्टी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। कि पंचायत के इलेक्शन आने वाले हैं, उसके लिए फौरी तौर पे हमें घर घर जाना चाहिए, गांव में जाना चाहिए। पंचायतों को हमें जो हमारे साथी हैं उनको तैयार करना चाहिए और हमने ये प्रोसेस शुरू कर दिया। पहले भी हम तैयार थे, आज भी हम तैयार हैं और हमारी यही कोशिश है कि पंचायती चुनाव जो आ रहे हैं उसमें जम्मू खित्ते से पहले भी हमने जबरदस्त कामयाबी हासिल की है और अब भी हम जबरदस्त कामयाबी हासिल करेंगे। 2018 के पंचायत इलेक्शन में जम्मू कश्मीर में कुल 74% वोटिंग हुई थी। सबसे ज्यादा 83.5% वोटिंग जम्मू खित्ते में हुई थी, जबकि कश्मीर में वोटिंग फीसद 44.4% ही रहा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस जहां जम्मू में अपना बेस मजबूत करने की कोशिश कर रही है, वहीं बीजेपी कश्मीर में अपनी सियासी जमीन तलाश करने में जुटी हुई है। इसके पेश नज़र बीजेपी की तरफ से बड़े पैमाने पर लोगों को पार्टी से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। आम कारकुनों से लेकर पार्टी के सीनियर लीडरान भी इस मुहिम से जुड़े हुए हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि पंचायत चुनाव में पार्टी के वोट शेयर में और बेहतरी आएगी। देखिए, अभी कुछ देर पहले हमने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा, उसके बाद असेंबली का इलेक्शन भी लड़ा और अधिकांश जगह पर हम जीते। तो भारतीय जनता पार्टी भी जब भी कोई इलेक्शन आएगा, चाहे वो लोकल बॉडीज की होंगे या पंचायत इलेक्शन होंगे, उसके लिए हमेशा से तैयार है। हमारा जो पार्टी का संगठन हर जगह मजबूत है, तो हमें विश्वास है कि पहले की तरह अधिकांश जो पंचायतों में हम जीतेंगे और बीडीसी जो सारा जो भी प्रोसेस होगा उसमें हम सबसे अव्वल तक पर आएंगे। इलाकाई और बीजेपी की बढ़ती सियासी ताकत के सबब कांग्रेस आज भी अपनी सियासी जमीन वापस पाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। एनसी से इत्तेहाद के बावजूद असेंबली इंतखाब में पार्टी को कोई खास कामयाबी नहीं मिली। मायूस कुन कारकर्दगी के बाद तंजीमी सतह पर बड़े फेरबदल की चर्चा हो रही है। जराये के मुताबिक पंचायत चुनाव में पार्टी नए चेहरों पर दांव लगाना चाहती है ताकि कांग्रेस की खोई हुई साख बहाल हो सके। जेकेपीसीसी सदर तारिक हमीद कर्रा का कहना है कि जमीनी सतह पर कांग्रेस को मजबूत करने के साथ ही तंजीमी सतह पर भी कमियों को दूर करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, वो तो एक अलग इशू है कि कब वो इलेक्टोरल रोल्स जो है वो फाइनल होंगे। तो मेरे ख्याल में तो हर एक पार्टी अपनी तरफ से कोशिश करेगी कि हम उसमें ज्यादा से ज्यादा कामयाबी हासिल करें। तो कांग्रेस का असेंबली इंतखाब के बाद कश्मीर में पीडीपी के सियासी मुस्तकबिल पर भी सवाल उठने लगे हैं। असेंबली में उसके मेंबरान की तादाद घटते घटते 3 तक पहुंच गई है। दीगर इलाकाई पार्टियों ने भी उसके वोट बैंक में सेल लगाना शुरू कर दिया है। ऐसे में पंचायत इलेक्शन पीडीपी के सियासी बका के लिए बड़ा टेस्ट साबित हो सकता है। जम्मू कश्मीर में कुल 4291 पंचायतें हैं। पंचायत इंतखाब में 65 लाख से ज्यादा वोटर्स सरपंच और पंचों को मुंतखब करेंगे। हर पंचायत से एक सरपंच चुना जाता है। सबसे ज्यादा 402 पंचायतें बारामूला जिले में हैं। 4 जिलों में 300 से ज्यादा पंचायतें हैं। इनमें कुपवाड़ा में 385, अनंतनाग में 335, राजौरी में 312 और जम्मू में 305 पंचायतें हैं। 5 अजला में 200 से ज्यादा पंचायतें हैं, जिनमें बडगाम में 296, कठुआ में 257, डोडा में 237, उधमपुर में 236 और पुंछ में 229 पंचायतें हैं। वहीं पुलवामा में 190, कुलगाम में 178, रियासी में 153, रामबन में 143, किश्तवाड़ में 136, गांदरबल में 126 और सांबा में 101 पंचायतें हैं। सबसे कम 21 पंचायत श्रीनगर जिले में है।
और शोपियां में 98 पंचायतें हैं। माना जा रहा है कि 2025 के शुरुआत में ही पंचायत चुनाव हो सकते हैं। वोटर लिस्ट के लिए रिव्यू का अमल जारी है। इस हवाले से 23 और 24 नवंबर के अलावा 30 नवंबर और 1 दिसंबर को खुसूसी कैंप लगाए जाएंगे। वोटर लिस्ट को लेकर अपनी शिकायतें 9 दिसंबर तक दर्ज कराई जा सकती है। 23 दिसंबर तक सभी शिकायतों का निपटारा कर 6 जनवरी तक आखिरी वोटर लिस्ट जारी होनी है। इसके अलावा ओबीसी कमीशन की तरफ से भी रिजर्वेशन का काम जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, केसरी टीवी। इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी लीडर डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जुड़ गए हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है जसरोटिया साहब आपका। किस तरह से असेंबली पंचायत इलेक्शन को आप देख रहे हैं? असेंबली इलेक्शन के बाद अब पंचायत इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसको लेकर एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। इसमें जोरदार कारकर्दगी करने की जो पार्टियां कोशिश है वो भी कर रही हैं, साथ ही साथ कुछ अपनी साख बचाने की भी कोशिश कर रही हैं। तो पंचायत इलेक्शन में किस तरह से आप मुकाबला पार्टियों के बीच देख पा रहे हैं? देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक पंचायती चुनावों के संदर्भ में अगर आप मुझे पूछते हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, आपको याद होगा इससे पहले जो शायद हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर शायद 1 या 2 बार कभी चुनाव हुए हैं आजादी से लेके आज तक, और खासकर 5 अगस्त 2000 के बाद जो यहाँ पर चुनाव हुए, आपको अगर याद होगा कि उससे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बायकॉट किया था जी, पीडीपी ने भी बायकॉट किया था। बाद में कई सालों बाद उमर साहब को रियलाइजेशन हुई कि हमने गलती कर दी और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था हमसे गलती हो गई कि हमने पंचायत चुनावों से बायकॉट कर दिया। अब ये जो लोकल, रीजनल और ट्रेडिशनल और डायनेस्टिकल पॉलिटिकल पार्टीज है, इनका कभी भी पंचायती चुनावों के अंदर या 3 टायर सिस्टम में कभी विश्वास रहा ही नहीं। उसका कारण ये था कि हमेशा इनको पता कि हमारे परिवार से कोई एक आधा नेता होना है, उसको हम उठा के ऊपर बिठा देंगे तो ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी को मजबूत करने का हमें क्या फायदा होगा। यही रीजन रहा कि जम्मू कश्मीर में कभी भी जो पंचायत चुनाव जो हुआ भी एक आधी बारी, वो इररेलेवेंट सा चुनाव था। बेचारे पंचों सरपंचों को कभी रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली, सैलरी के नाम पे धोखा मिला, उनके खातों में कभी सरकार से पैसे नहीं आए कि वो आकर अपने गांव में लगा सकते थे। कि जब आप सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं तो विकास तो गांव के लेवल से शुरू होता है, फिर आके शहर में आता है। यहाँ पर तो वो बात कभी रही नहीं आज तक। लेकिन खासकर 5 अगस्त 2019 के बाद जब निजाम बदला हर एक चीज का और 3 टायर सिस्टम को रिस्टोर किया गया, इन 5 सरपंचों को रिकॉग्नाइजेशन मिली, उनके खातों में पैसे भी गए, एक अलग से फंडिंग, अलग से बजट भी उनके लिए आई, और आने वाले समय में जिस तरह से उनकी तरक्की की गई है, यही बताता है कि जम्मू कश्मीर में जो चीजें आज तक नहीं हुई थी वो यही 5 अगस्त 2019 के बाद हुई है यहाँ पर। और इसी के चलते आज आप देखिए लोकल जो पार्टीज भी हैं, डायनेस्टिकल पॉलिटिकल पार्टीज, आज ये भी जद्दोजहद पे कि हम भी अपने 5 सरपंच बनाए। यही तो हम चाहते थे कि जमहूरियत को अमली जामा पहनाया जाए, और इसी का वादा जो है हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने फ्रॉम द हाउस ऑफ द फ्लोर भी कहा था कि इस चीज को जो है एक नया जम्मू कश्मीर की बात की थी। यही नया जम्मू कश्मीर है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज बायकॉट करती थी 5 सरपंच के चुनावों को, आज वो अभी से तैयारी कर रही है कि हम भी 5 सरपंच बनाए। तो इसी तरह से हम जो लोगों के बीच में जो बात लेकर आए थे उसमें लोग भी आज देख रहे हैं और सराहना कर रहे हैं इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है डेमोक्रेसी को यहाँ पर मजबूत किया है। तभी आज लाखों के हिसाब से वोट लेना पड़ते हैं मंत्री बनने के लिए या मुख्यमंत्री बनने के लिए। यही जो चीज थी जम्मू कश्मीर में लैग कर रही थी, जिसके कारण यहाँ पर हालात खराब रहे और 30 साल तक जम्मू कश्मीर के लोगों ने खून खराबा देखा। अब 70% का डिक्लाइन है टेररिज्म इंसिडेंट्स में, पत्थरबाजी अब होती नहीं है। तो यहाँ से पता लगता है, अगर आप देखें तो आपके चैनल के जो सभी लोग ये बताएं कि जम्मू कश्मीर में जो कुछ भारतीय जनता पार्टी ने किया वो काबिल तारीफ है। जी अभिजीत जी, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू में उतनी कामयाबी हासिल नहीं कर पाई थी इलेक्शन में, लेकिन अब फिर से एक बार जम्मू को साधने की जो कोशिश है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से वो की जा रही है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कश्मीर में अपनी जमीन तराशने की कोशिश कर रही है। पंचायत इलेक्शन को लेकर अगर देखा जाए तो क्या उम्मीदें बीजेपी की है इस बार कश्मीर रीजन से? जहां तक अगर आप बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस को, ठीक है उनका तो जम्मू में इतना कोई बेस है भी नहीं है, लेकिन बात ये आती है कि यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी का तो जो जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले चुनावों में अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड निकाल कर देखते हैं तो हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस से 1.5 लाख ज्यादा वोट लिया है। यानी कि जम्मू कश्मीर की आवाज कोई बनकर उभरा है तो भारतीय जनता पार्टी बनकर उभरी है। अब कुछ नाइंसाफियां हैं, 51-52 से लेकर के जानबूझ के 1.5 दर्जन सीटें ज्यादा परोसी गई हैं कश्मीर में। इवन 96-97 में भी 8000 वोटों पर गुरेज क्रिएट की गई थी और मेरे बनी को 28000 वोटों के ऊपर क्रिएट की थी। तो ये कुछ नाइंसाफी है जिसके कारण यहाँ पर हम लोग पीछे रह गए, वरना आज देखिए तो जो मैक्सिमम लोग हैं वो सभी के सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो मुझे लगता है कि इसी चीज को लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अगर अपनी
किस्मत आजमाना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी के मूल मंत्र पर चलते हुए सबका साथ सबका विश्वास से काम करेगी और जम्मू कश्मीर को अपनी दोनों आंखों की तरह देखेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। अभी कल ही मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जहां पर बता दिया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी भी आमादा है अपने 50-60 साल के ट्रैक रिकॉर्ड पर कि हम एक ही आंख से देखेंगे, दूसरी आंख से नहीं देखेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जितने काम जम्मू में किए उतने कश्मीर में भी किए, और आपके सामने ही देखें तो कश्मीर में भी मैक्सिमम जगहों पे आप कई जगह थी जहां पर दूसरे नंबर पर रहे हैं, यहीं पर तीसरे नंबर पर रहे हैं, और अच्छा खासा वोट बैंक हमने वहां पर भी ली गई, जबकि टोटली ही वहां पर एजेंडा ही कुछ और चला। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने, काफी सारे जो समझदार लोग हैं जिन्होंने 50-60 साल की वो तरफ भी देखा है, उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है, क्योंकि लोगों को जो सुकून मिला, लोगों को जो मोदी की गारंटी मिली कि सुबह घर से जो बाहर निकलता था वो सेफ अपने घर पे पहुंचता था। पहले ये गारंटी नहीं थी। पहले अगर कोई घर से किसी का वाले निकलता तो गारंटी नहीं होती थी वापस पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। पहले कोई गारंटी नहीं थी किसी को कितने टूरिस्ट आएंगे। पहले कोई गारंटी नहीं थी कि यहाँ पर इंसाफ किया जाएगा या G20 किया जाएगा। पहले कोई गारंटी नहीं थी कि इतने सारे लोग जो है वोट डालेंगे और जमहूरियत को अमली जामा पहनाया जाएगा। अब लोगों को विश्वास है, आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा एक दिन आएगा कि सभी के सभी लोग कश्मीर में भी समझ जाएंगे कि केवल और केवल उनकी तरक्की कोई चाहता है, केवल और केवल उनकी जान की महफूजगी कोई चाहता है, केवल और केवल अगर उनके लिए कोई अच्छा सोचता है तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई दूसरी जमात नहीं। बिल्कुल। अभिजीत जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि बीजेपी लगातार खुद को जमीनी स्तर पर और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश दोनों ही जगह पर कर रही है, जम्मू में भी और कश्मीर में भी, और ऐसे में तमाम अवामी राब्ता जो मुहिम है, प्रोग्राम्स है, वो चलाए जा रहे हैं। खुद रविंद्र रैना और सत शर्मा, तमाम बीजेपी के जो आला लीडरान है, वो भी आवाम से खिताब करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में जानना चाहेंगे कि पंचायत इलेक्शन में क्या कुछ खास अहम मसाइल मुद्दे हैं बीजेपी की जो हिट लिस्ट में है, जिनको लेकर अवामी राब्ता मुहिम और आवाम से जो खिताब है पार्टी कर रही है? देखिए, ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी को मजबूत करना सबसे बड़ी बात यह है, और जो खासकर 5-6 साल का ट्रैक रिकॉर्ड जो हमारा रहा है, जिसका कि हमने क्लियर कट जो है, अगर आपको याद होगा, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। देखिए, जिसके बारे में क्लियर कट अगर आपको याद होगा तो हमने बताया भी था कि हमारा जो जमहूरियत को लेकर या इन सब चीजों को लेकर जो अमली जामा पहनाया गया कि आम गांव की भी तरक्की की गई है, और जिस दिन पहला दिन था असेंबली का, उसी दिन हमने बताया था हमारा 5-6 साल का रिपोर्ट कार्ड क्या है। हमने हर एक चीज की बात की लोगों को, और उसी से ब्यौरे से हमने शुरू किया अपना सब कुछ। हमने कहा ये 5-6 साल रिपोर्ट कार्ड केंद्र सरकार का है, आप अपना 50-60 साल का रिपोर्ट कार्ड निकलिए, क्योंकि इनके 50 साल 60 के रिपोर्ट कार्ड के केवल और केवल शून्य और नेगेटिव था। इसीलिए इन्होंने वो चीजों को छोड़कर सीधी 370 जैसा राग लापना शुरू कर दिया और फिर से जम्मू कश्मीर को 53 से पीछे धकेलने की बात की। हम तो 2047 में जब विकसित भारत बने, जम्मू कश्मीर भी विकसित हो, तो हम उस तरफ जा रहे हैं, ये तो 1953 में जाना चाहते हैं। ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी में और नेशनल कॉन्फ्रेंस में। जी बेशक। जसरोटिया जी, इस तरह से अगर कांग्रेस की बात करें तो पंचायत इलेक्शन में भी देखा जा रहा है कि तमाम जो सियासी पार्टियां हैं वो फिर से इसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रही हैं, और इस बार सबकी तरफ से जो दिलचस्पी देखने को मिल रही है, और इसी जद्दोजहद में कांग्रेस भी नजर आ रही है। जराये के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि नए चेहरों पर दांव पार्टी खेल सकती है, लेकिन क्या इसका कोई असर देखने को मिलेगा? देखिए, नया लगाए कांग्रेस या पुराना लगाए कांग्रेस, एक बार मोदी जी ने बड़ा अच्छा इनके लिए लफ्ज यूज किया था, परजीवी। अब उसका उर्दू में क्या मतलब है और इंग्लिश में क्या कहा जाता है वो बोलेंगे तो मुझे लगता है इन्हें बुरा लगेगा। तो परजीवी पार्टी है। पूरे हिंदुस्तान में अगर आप देखें तो ये बैसाखियों पर चलती है। आज महाराष्ट्र में देख लीजिए, जिस प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आज उभर कर सामने आई है, महाराष्ट्र के लोगों ने भी बता दिया कि हम भी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के फार्मूले के चलते हुए 2047 में विकसित भारत बनाएंगे। लेकिन कांग्रेस परजीवी पार्टी जो कभी किसी की बैसाखी पर, किसी की और बैसाखी पर चलती है, ऐसी पार्टी से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ग्रास रूट लेवल पर क्या करेंगे, टॉप पे क्या करेंगे? क्योंकि इनकी मंशा देश को तरक्की कराने की नहीं है। इनकी मंशा वही है कि जोड़ो तोड़ो और राजनीति करो, लोगों को बरगलाओ, लोगों को झूठ बोलो और सियासत करो। जम्मू कश्मीर के अंदर भी इनका ये हाल होगा था कि आखिरी समय पर उमर अब्दुल्ला साहब भी समझ गए थे कि ये और यहाँ पर थोड़े दिन टिके रहे तो ये मेरे लिए भी घातक साबित होंगे, क्योंकि यहाँ पर परजीवी बनकर वो उमर अब्दुल्ला साहब के कांधे पर बैठे थे। तभी उन्होंने आखिरी में राहुल गांधी जी को कहा, टाटा बाय बाय, कश्मीर से बाहर जाइए, ऐसा ना हो कि मेरे भी आप लुटिया डुबो दें। राहुल गांधी जी को कश्मीर से निकलना पड़ा, फिर जम्मू से भी निकलना पड़ा, और जम्मू में खींच के 1 सीट मिली, और कश्मीर में जो 2-4 सीटें मिली वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से मिली। वरना आप समझ लीजिए पार्टी का ओवरऑल ही हिंदुस्तान में आज
हाल ये हो चुका कि पिछली बारी बैसाखियों से जो 99 पर आकर खड़ी हुई थी, और जिन बच्चों के बचपन में आपने भी अगर सांप सीढ़ी खेला होगा तो 99 में एक सांप खड़ा रहता है, तो वो जो भ्रष्टाचार का सांप हो गया, वो जो अवसरवाद का सांप हो गया, वो जो देश के खिलाफ बात करने का सांप हो गया, वो जरूर काटेगा। और अगली बारी आप देखिएगा ये वही 4, 5, 6 के स्कोर पे वापस आ जाएंगे। कांग्रेस का मुस्तकबिल किस तरह का है वो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जिस पार्टी की मंशा ही ये हो, जहां राहुल गांधी जी इलियाना ओवर जैसी के साथ खड़े होकर उनके साथ सेल्फी खिंचाने में खुद का गौरव समझते हैं, जिस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो पाकिस्तान में ख्वाजा आसिफ जैसे लोग बैठे हों, ऐसी पार्टी से आप और क्या उम्मीद लगा सकते हैं। आज मुझे कोई पूछ रहा था, बेचारा इतना पढ़ा लिखा इंसान था, मैं आपसे शेयर करता हूँ, कहता जी 370 का क्या है। मैं कहा बस इतनी बात तो समझ लो, ज्यादा तो नहीं समझा पाऊंगा। जिसकी वकालत पाकिस्तान कर रहा हो वो कैसे तुम्हारे फायदे का हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि आज कांग्रेस की क्या मंशा है, तभी उनकी दुर्दशा आज हो रही है। और इसी पर लगातार चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस लीडर जगदीप सिंह भी जुड़ गए हैं। जगदीप जी, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका किस्सा टीवी में। इस तरह से दिख रहे हैं पंचायत इलेक्शन को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, और इसमें कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस भी देखने को मिल रही है, और कांग्रेस भी अपनी तैयारियों में लगातार जुटी हुई है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस नए चेहरों पर भी इस बार दांव लगा सकती है। मोहतरमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं माफी चाहता हूँ, तकनीकी वजह से परोक्ष रूप से जुड़ना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। देखिए, ऐसा है, आज का दिन जिस तरीके से चुनावी नतीजों के बाद एक असमंजस की स्थिति में लाकर समूचे विपक्ष को खड़ा कर चुका है, तो ऐसे में मैं एक चीज आपको पहले सबसे स्पष्ट कर दूं जी कि आज इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था जिन हालात में है उस पर संशय बना हुआ है। फिर चुनाव चाहे किसी भी प्रकार का क्यों ना। जहां तक आपका सवाल है पंचायती चुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर, तो आपने देखा किस तरीके से 10 सालों के बाद सरकार के होने पर और 6 सालों के बाद चुनाव के होने पर जहां चुनाव करवाने से पहले परिसीमन करवाया गया। और परिसीमन आयोग, क्योंकि हमारा संविधान उसे बहुत अलग तरह के और बड़े पुख्ता अख्तियार देता है, तो जिस तरीके से बंदरबांट विधानसभा के दौरान हुई, विधानसभा चुनाव के दौरान और विधानसभा इलाकों की जिस तरीके से मार्किंग करके उनको बांटा गया, वैसी ही स्थिति जो है वो पंचायती चुनाव में दिख रही है। ये मैं आपकी जानकारी में डाल, क्योंकि परोक्ष रूप से सत्तासीन भाजपा जो है एक मर्तबा फिर से पंचायतों का परिसीमन करने जा रही है, और उसमें बड़े अलग ढंग से ये तय किया जाएगा कि किस जाति विशेष या संप्रदाय विशेष के जो वोट है वो किस पंचायत में कितने हैं, ताकि उनको वो अपने
मफाद को हल करने के लिए बुला सके। तो मुझे लगता है ये एक बड़ा सवाल है, क्या मापदंड रहने चाहिए। अगरचे अब पंचायती स्तर पर परिसीमन हो, और क्यों उसमें विपक्षी दलों की जो है वो हाजिरी जरूरी ना रहे, ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है जो पंचायती चुनाव से पहले मुझे लगता है विपक्षी जमात होने के नाते हमारा धर्म बनता है इसको उठाना, और वही मैंने किया। बाकी मैं उम्मीद करता हूं, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, हम ग्रास रूट लेवल पर बड़ी शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं, और चूंकि मैं व्यक्तिगत तौर पर इससे जुड़ा हूं तो मैं जानता हूं कि हमारा जो वर्कआउट है वो एक एक गली, मोहल्ला और गांव तक पहुंचा हुआ है। किस तरीके से हम एक मोहल्ला वाइज कमेटीज बना रहे हैं, जिसमें कांग्रेस युवा समिति, कांग्रेस महिला समिति, कांग्रेस ग्राम समिति, तो उनको इस तरीके से हम जमीन पर उतार रहे हैं ऐसी पॉलिटिकल परियोजनाओं को जो लोगों तक पहुंच सके, ताकि लोगों को उनका रिप्रेजेंटेशन मिल सके। तो मैं उम्मीद करता हूं बहुत बेहतर नतीजे इस मसला रहेंगे। जी बेशक। और इसी पर लगातार चर्चा के लिए हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर आबिद वानी भी जुड़ गए हैं। आबिद साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। आप से सवाल लेना चाहूंगी, जिस तरह से इलेक्शन की तैयारी का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, और इस बार खास बात यह है कि सभी सियासी पार्टियां इसमें दिलचस्पी दिखा रही हैं। जैसे कि आप भी जानते हैं कि 2018 में एनसीपीडीपी अगर बात करें तो उन्होंने पंचायत इलेक्शन का बॉयकॉट किया था, जिसकी चर्चा एक बार फिर से होने लगी है। लेकिन इस बार किस तरह से प्लान तैयार किया जा रहा है, इस बार क्या उम्मीदें नेशनल कॉन्फ्रेंस से कर सकते हैं? देखिए, पहली बात मैं आपको वाज़ेह कर दूं, यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस कमिटेड है जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस का मॉडल है या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, ग्रास रूट्स तक हो। हमने हमेशा उसमें कोशिश की है और पहल भी की है, चाहे वो 2001 में हमारी ही गवर्नमेंट में पंचायत के इलेक्शन हो गए जबकि हालात बहुत नासाजगार थे, सिक्योरिटी कंसर्न थे, फिर भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला लेड गवर्नमेंट जो थी उन्होंने पंचायत के इलेक्शन कराए। इसी तरीके से 2011 में भी उमर साहब की क़यादत में हाजी अली मोहम्मद सागर जब रूरल पंचायत और रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर थे, उसमें भी हमने पंच के इलेक्शंस कराए और 80% की पोलिंग हो गई, जो अभी तक का सबसे वाइब्रेंट इलेक्शन माना जाता है जहां तक कि थर्ड टायर की बात हो। तो वैसे ही इस बार भी हम वेट कर रहे हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन की ही रिपोर्ट का, जो भी रिजर्वेशंस का इशू है, जो भी डिलिमिटेशन, जैसा कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे थे, जो विलेज पंचायत का, हलकों का जो डिलिमिटेशन चल रहा है, उसकी एक ब्लूप्रिंट हमारे सामने आए और हम इस पे एक कॉल लेंगे। बट वी आर कमिटेड टू डिसेंट्रलाइज द पावर टू द लोकल ग्रास रूट्स एंड वी विल हैव कंसेंसस ओवर इट, और उस पे स्टेट इलेक्शन कमीशन को पूरा कोऑपरेट करेंगे। जी बिल्कुल। तो सोनी जी, अगर देखा जाए तो किस तरह से अभी तक के इम्कानात के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बीजेपी के बीच में सख्त मुकाबले की उम्मीद पंचायत इलेक्शन को लेकर की जा रही है, लेकिन आप किस तरह से इस मुकाबले को देख रहे हैं? बीजेपी से सख्त मुकाबले के तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ देख रही है, क्योंकि जाहिर है सरकार में आने के बाद से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के हौसले बढ़े हुए हैं और जो काम करने की कोशिश है, लोगों के वादे पूरे करने की जो कोशिश है वो भी लगातार की जा रही है। तो किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, चले देर आए दुरुस्त आए, कम से कम नेशनल कॉन्फ्रेंस को उनको पता तो लग गया कि नहीं, ये जो सियासत का या सत्ता का रास्ता है वो गांव से ही होकर आता है, और सभी को पूरा हक है कि गांव का इंसान भी है, वो भी चाहे तो गुप्कार के गलियारों में पहुंचकर कल मुख्यमंत्री बन सकता है। चलें, ये रियलाइजेशन को 5 अगस्त 2019 के बाद हुई, तो ये तो बात की बात है। लेकिन पिछली बार उन्होंने बायकॉट किया, और शायद मुझे लगता नहीं है कि इस बार ये हिम्मत भी कर सकते हैं बायकॉट करने की, क्योंकि उनको पता है कि अगर बायकॉट करेंगे तो शायद फिर बायकॉट ही ना हो जाए। लेकिन ये स्थिति अनुकूल हो गई, उनको पता चल गया कि लाखों वोट अब देना पड़ते हैं, वो तो समय चला गया कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर लिया करते थे। इसीलिए अब ये भी पंच सरपंच की बात कर रहे हैं। हम तो चाहेंगे कि जमहूरियत में हर इंसान को अपना जो तकदीर आजमाने का पूरा मौका मिलना चाहिए, जरूर करना चाहिए इनको भी। यही तो जमहूरियत की खूबसूरती है कि हर इंसान को पूरी तरह से मौका मिलता है और फिर उसके परिणाम भी निकल कर आते हैं। और जब परिणाम निकल कर आते हैं, जैसे आज महाराष्ट्र में निकल कर आए हैं, तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती है, तो नेशनल तो कांग्रेस के पेट में दर्द होना बिल्कुल लाजमी है। और मैं अभी भी ये बता सकता हूं कि आप इनडायरेक्टली की भाषा समझ ही रहोगे कि वो बेचारी ईवीएम फिर से गालियां खाने को, फिर से उसको कोसने को ये लोग तैयार हैं। लेकिन करें क्या, वो ईवीएम इनके विचारों की फेवर में इसलिए नहीं बोलती क्योंकि लोग इनके फेवर में नहीं बोलते हैं, क्योंकि जमहूरियत है ये वो राज चला गया जो उस समय का हुआ करता था। तो अच्छी बात है अगर ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं, एक हेल्दी कंपटीशन देते हैं, क्योंकि हेल्दी कंपटीशन से ही जो है क्वालिटी उभर कर सामने आती है और उससे ही लोग जो है आगे आते हैं। क्योंकि पूरा हक है एक हिंदुस्तान का, वैसे भी जो हिंदुस्तान है मैक्सिमम गांव में बसता है, तो गांव के लोगों का पूरा हक है कि वो इस जमहूरियत के मंदिर या मस्जिद की नींव
जिसे मैं समझता हूँ पंच सरपंच के चुनाव हैं, उस नींव को अच्छी तरह से जो बनाने में कामयाब हों, उसके ऊपर जिस तरह से फिर बीडीसी डीडीसी की दीवारें खड़ी की जाएंगी और फिर बाकी जो ऊपर होता है, जिस तरह से अभी एमएलए के चुनाव हुए हैं, मेंबर पार्लियामेंट के चुनाव हुए हैं, तभी ये जमहूरियत का जो मंदिर है, जमहूरियत की जो मस्जिद है, वो कंप्लीट होती है, खूबसूरत भी दिखती है। वरना जो आज तक हवा में बनते रहे जो चीजें, वो आपके सामने ही है, जिसके कारण 30 साल तक मेरे जम्मू कश्मीर के लोग भुक्तभोगी हैं, जिन्होंने 30 साल तक वो उपद्रव देखा है, जिन्होंने वो 87 की रिगिंग देखी है कि बूटा सिंह होम मिनिस्टर एक फोन से जम्मू कश्मीर की तकदीर और तब्दील बदल दी थी। उन्होंने रातों रात जीतों को हरा दिया और हरायों को जिता दिया। तक इसमें कुछ तो पार भी बैठे हैं, जहां से ख्वाजा आसिफ आज इंडी अलायंस और कांग्रेस की प्रवक्तागिरी कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि वो कितना डेंजरस हो सकता है। और हम जम्मू कश्मीर के लोगों ने तो देखा है वो मंजर। अगर जम्मू कश्मीर में भी 87 में अगर ये ऐसी हालत ना करते, इस तरह से अगर यहाँ पर जमहूरियत का गला ना दबाते, तो आज वो 1.5 लाख लोग जो बेचारे बेगुनाह लोग, बेकसूर लोग जो आज कब्रिस्तान में हैं या शमशानों में हैं, वो भी आज बेचारे अपने होते हमारे बीच में और इनके वो किए हुए चीजों का खमियाजा उन्हें ना भुगतना पड़ता। लेकिन चलें, बड़ी कोशिश करने के बाद हम लोगों ने इन हालातों को सुधारा है कि 70% डिक्लाइन है टेररिज्म इंसिडेंट्स में, और आहिस्ता आहिस्ता आप देख ही रहे हैं कि जम्मू कश्मीर जो है वो तरक्की की ओर अग्रसर है। अब आप जम्मू कश्मीर को तो छोड़िए, जो पीओजे में भी लोग बैठे हैं आज, वो भी बेचारे सोचते हैं काश हम भी इसी जम्मू कश्मीर का हिस्सा होते, हम भी आज यहाँ पर तरक्की कर रहे होते। हमारे यहाँ पर भी G20 हो रहा था, जबकि पाकिस्तान में तो कोई T20 करवा के राजी नहीं है। तो ये जो चीज हमने लाई है, ये खासकर 5 अगस्त 2019 के बाद लाई है, जब हर एक चीज को आपके सामने कर दिखाया, और आज वो जो है जम्मू कश्मीर एक तरक्की की राह पर चल पड़ा है। अब हम चाहेंगे कि ये जो सरकारें हैं, इंडी गठबंधन है, जहां पर अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे हम अपोजिशन में नहीं है जनाब, आप यहाँ पर रूलिंग में, आप इंडी गठबंधन में, आप पार्ट है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, आपने मैनिफेस्टो के ऊपर प्री-53 के ऑटोनॉमी के ऊपर हस्ताक्षर किए हुए हैं। आप ये सब चीजों के ऊपर आप इनके साथ हैं, आप क्यों भूल जाते हैं? आपको ये रहता कि अभी भी आप अपोजिशन में, जम्मू कश्मीर में आप हुकूमत कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। जी बेशक। चलिए ठीक है, जिन तमाम इल्जाम का आपने जिक्र किया, इसका सीधा सा जवाब मैं वानी साहब से लेना चाहूंगी। वानी साहब, कितना इत्तेफाक रखते हैं जसरोटिया जी की बात से आप? देखिए, जसरोटिया जी की आदत है या बीजेपी के किसी भी प्रवक्ता की आदत है सिमेंटिक डाइवर्जन देना। इन्होंने शायद सुना नहीं मैं इब्तिदाई तौर पे क्या कह रहा था। ये जो पंचायती निजाम है, ये 1935 में महाराजा हरीश सिंह से शुरू होता है, 1951 में शेख साहब ने इसमें तरमीमें लाई, और 1989 में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूकुल्लाह गवर्नमेंट ने इस पे पंचायती राज एक्ट बनाया, और उसी में ये 3rd टायर सिस्टम जो है वो स्टार्ट हुआ, जिसमें हल्का लेवल पे पहला टायर था, दूसरा ब्लॉक समिति थी, और तीसरा जिला परिषद था, जिसमें बाद में अमेंडमेंट करके इन्होंने सिर्फ डीडीसी का नाम दिया। दैट इज द ओनली अमेंडमेंट दे हैव डन। इसको, इस पूरे निजाम को चलाना या आज तक वाइब्रेंट बनाना नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही किया है। 2001 में भी हमने पंच के इलेक्शंस कराए हैं, 2011 में भी हम ही ने कराए। अगर ये कह रहे हैं कि 2018 में हमने बाइकआउट किया तो उस वजह से जो पास्ट हिस्ट्री है वो इरेज कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिमेंटिक डाइवर्जन नहीं चलेंगे, ये डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री नहीं चलेगी। जो हिस्टोरिक फैक्ट्स हैं वो सामने हैं। हमने पंच के इलेक्शन इससे पहले भी कराए हैं, आगे भी कराते रहेंगे, और जितना भी कॉपरेशन लोकल सेल्फ गवर्नेंस को बढ़ावा देने में होगा वो हम हमेशा करेंगे। हमने सबसे वाइब्रेंट इलेक्शन 2011 में कराए, जिसमें 80% पोलिंग हुई, जबकि रिसेंटली जो इन्होंने इलेक्शन कराए उसमें 72% की पोलिंग हुई। हम फिर भी 8% आगे हैं इनसे उस इलेक्शंस में भी। तो ये कहना, ये दोगलापंथी बीजेपी की ये चलती रहेगी। हमें इससे कोई ऐतराज नहीं, कोई गिला नहीं है। हिस्ब इख्तलाफ में है या पोजीशन में है, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जहां तक हिस्टोरिक फैक्ट और हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव को सामने रखना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा फोरफ्रंट पे रही है जहां तक ये 3rd टायर का मसला है। जी बिल्कुल। तो सर साहब, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से आपने कहा कि देर आए दुरुस्त आए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, ऐसा क्यों लगता है बीजेपी को? इसके पीछे क्या फैक्टर्स है? जिस तरह अगर उमर अब्दुल्ला को देखा जाए तो इस बार उन्होंने कहा है कि जितने भी वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए हैं उनको एक एक कर पूरा करने की जो कोशिश है नेशनल कॉन्फ्रेंस वो कर रही है, अवाम के हक में काम कर रही है। और वानी साहब कह रहे हैं कि अपोजिशन में है तो बोलना उनका काम है। देखिए, सबसे पहली बात ये आती है कि जरा मुझे एक बात बताएं वानी साहब के, बताएं पंच सरपंच के चुनाव जो भी 1-2 बारी गलती से आप लोगों ने कराए, उसमें बेचारे पंचों सरपंचों को कितने पैसे दिए थे? उनके गलती से नहीं होते चुनाव के तरीके से होते हैं। आपने गलती से, अभी तो आपने गलती की ना 2018 में, गलती करते 2018 में तो आपको पता चल जाता ना क्या हाल हुआ। अब आप गलती करें या नहीं करें, हमने गलतियां आपकी सुधारी और काफी हद तक सुधारी है। आपकी गलतियों के कारण ही 1.5 लाख लोग बेचारे कब्रों में हैं। वो हमें पता आपने क्या क्या गलतियां की हैं। अब मैं गलतियां गिनाना शुरू होऊंगा तो सिमेंटिक वर्जन ना होकर जो बेचारे
उसमें है, उनका हिसाब किताब भी आपको देना पड़ेगा। छोड़े उन बातों को, मुझे बताइएगा कि पंच सरपंच की क्या सैलरी दिया करते थे आप? क्या उनके खातों में कभी पैसा डाला आपने? सिर्फ कहने के लिए हमने करवा दी थी, ऐसा नहीं होता। ये जरा जो अभी बने हैं पंच सरपंच पूछ लीजिए उनकी सैलरी कितनी है, और ये भी पूछिएगा उनके खातों में पैसे कितने हैं, और वो पैसे गाँव में लगे हैं कि नहीं लगे हैं। कहने के लिए आप ये पंचायती राज का निजाम किसने बनाया? बातों से पंचायती राज एक्ट किसने लाया? ये पंचायती राज एक्ट किसने लाया? उस पर बात कीजिए। ये थर्ड टायर बनाया किसने? उस एक्ट के ऊपर आप क्या बात करते हैं? क्या थर्ड टायर तो चला रहे हैं आप? 3 टायर को 2 टायर से भी नहीं चलाया। आपका तो एक ही टायर चलता था आपके परिवार का, एक ही टायर पे चलती थी सरकार, वो है आपके परिवार की टायर। तो ये मत बताइए। आपके लिए जमहूरियत का मतलब क्या और हमारे जमहूरियत का दोनों में फर्क है। हमें ना सिखाइए, हम आपसे डिक्टेशन पे बात कीजिए। पे बात कीजिए पर बता रहे हैं 87 2001 में पाकिस्तान ने इलेक्शन कराए, फैक्ट है। 2011 में उमर साहब ने इलेक्शन कराए, फैक्ट है। 80% की पोलिंग हुई, फैक्ट है। तो आप इन फैक्ट पे